Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. बोलो आदित्य क्या? Good evening. आदित्य कुछ कहना चाहते हो? नो आकाश मैम, तुमने गलती से हो गया। करा ही नहीं अब तक। हाँ, क्या हो रहा है भाई? पंजाब वाले बच्चों से ज्यादा केयरलेस कोई बच्चे नहीं है, सही बता रही हूँ। पंजाब वाले बच्चे बहुत केयरलेस हैं। क्यों आकाश, क्यों नहीं हुआ तुमसे सुबह का काम अब तक? हाँ, सो गया था गले में सो गया था। पेपर में 10 दिन बचे हैं, अब तुम्हें सोना चाहिए? कैसे सो सकता है कोई भाई 10 दिन पहले? दिल्ली वाले बच्चों से पूछो, मैं बताती हूँ, रुको। धनंजय, तुम कितने घंटे सोते हो डेली? मैम पता नहीं। पता नहीं मतलब? मैम सो जाता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत आवर्स बताओ। 6 7? मैम 24 में 5-6 घंटे। देखो, वो 5 से 6 घंटे सोते हैं और ये 5 से 6 घंटे काम करते हैं पंजाब वाले। है आकाश, इसको मैंने सुबह का एक मैसेज किया हुआ है। आकाश, मुझे अपने जो चैप्टर्स तुमने करे हैं उन चैप्टर्स के नाम लिख के भेज दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 12 बजे इसका ओके मैम आया था। अब तक इसका 6 बज गए, अब तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आकाश, ये कैसा बिहेवियर है आकाश? बताओ, इस बिहेवियर को क्या नाम दिया जाए? बोलो। हम्म, क्या है ये? हर्षित, तुम्हें क्या बोला था? तुम्हें भी कुछ काम दिया था, अब 6 बजे आ गए यस मैम। उससे पहले कहाँ गायब हो गए थे? मैम मैसेज देखा नहीं था। कौन देखेगा मैसेज? मैम काम नहीं दिया था। काम नहीं दिया था? किसने नहीं दिया काम? मैम मतलब रिवाइज करने के लिए तो दिया था आपने। पलक क्या कह रही है? हाँ, तो काम दिया था ना, कुछ कुछ किया तो है ही नहीं। ग्रुप एडमिन कहाँ हो तुम पलक? तुम कोई ग्रुप एडमिन थोड़े हो। मैम अब बन गई, जब लेफ्ट हो गए थे ना। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, बने रहो। कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहे तुम। हाँ मनदीप, पूछो डाउट। मैम मैंने आपको पर्सनल नंबर पे भेजा है। अच्छा, वैसे डाउट के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, देखेंगे वो। नैतिक, आज तो मुझे नैतिक दिखाई दे रहा है भाई। ये चमत्कार कैसे हो गया, नैतिक आ गया क्लास में? हम्म, नैतिक कैसे आ सकता है भाई क्लास में? नैतिक, हर टाइम इंजरी होती है। तुमसे किसने कहा था कि पेपरों के बीच में तुम्हें वो सीखना है? क्या सीख रहे थे तुम? मैं तो नाम भी भूल गई उसका। क्या सीख रहे थे? जरा नाम बताओ। अरे क्या सीख रहे थे भाई? मैम MMA। एमएमए। हाँ, क्यों चढ़ा है तुम्हें ये शौक पेपर से 10 दिन पहले? और मान लो ऐसी इंजरी हो जाए राइट हैंड में, तुम क्वेश्चन ही सॉल्व करने के ना रहो, तो क्या रहेगा फिर? पूरे साल की मेहनत तुम्हारा वो एमएमए खराब कर देगा कि नहीं कर देगा? या कहीं पैर में तुम्हें इंजरी हो जाए सीरियस, तो तुम पेपर देने लायक भी नहीं बचोगे। हाँ, पेपर देने कौन लेके जाएगा तुम्हें? कौन कह रहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? तुम्हारे पास अप्रैल का अटेम्प्ट देने के बाद अगस्त सितंबर तक का टाइम है। उस अप्रैल से सितंबर के बीच में जो भी तुम्हें करना है, अपनी जो भी हॉबी तुम्हें करनी है, नाचना, गाना, घूमना, जो करना है करो। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ भाई, बताओ।
जब पता है जिस चीज में सीरियस इंजरीज होने के चांसेस हैं तो क्यों करना है 10 दिन पहले? क्यों रिस्क ले रहे हो तुम लोग? हम्म। आकाश, मुझे अब डेली एक्टिव चाहिए। क्या काम कर रहे हो, क्या डेली क्या रूटीन है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है, क्या, मुझे सब डिटेल चाहिए, ठीक है? थम्स अप पे कोई काम नहीं चलेगा। थम्स अप कर देते हो, क्लास में आ जाते हो, बस छुट्टी। स्कूल नहीं है ये। कुछ बच्चे इतने सीरियस बच्चे हैं जिनका स्कोर बढ़ रहा है, वो उन्होंने नेगेटिव से शुरू किया था लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। दीप्ति एक एग्जाम्पल है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची क्लास नहीं छोड़ती। उसके पहले 5 6 ऐसे नंबर आते थे स्टार्टिंग में, अप्रैल में जब ज्वाइन किया था। आज जनवरी पे वो ईमानदारी के नंबर ला रही है, लेकिन 60 70 नंबर जो आ रहे हैं उसके ईमानदारी के आ रहे हैं, ठीक है? तो ये होती है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। पता नहीं क्या सोच के रखा हुआ है, क्या करेंगे भगवान जाने क्या सोच रखा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 1 किया ट्राई? क्या कह रहा है? एक मिली एमीटर है जिसका रेंज 10 मिली एम्पियर है, ठीक है? कि हमने एक एमीटर लगाया है जिसका रेंज 10 मिली एम्पियर है। रेजिस्टेंस 9 ओम है, यानी ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है, इस सर्किट से जोड़ा हुआ है। द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई। ये जो एमीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है फॉर करंट आई व्हेन ए एंड बी आर यूज्ड एज इट्स टर्मिनल, ठीक है? यानी ए से करंट एंटर करेगा, बी से करंट चला जाएगा, तो पूरा आई जो है पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमें आई की ही वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो आई की वैल्यू क्या होगी भाई? ये कुछ कुछ गैल्वेनोमीटर की तरह लग रहा है कि ये शंट बना हुआ है कुछ टाइप का। यस कुछ कुछ ऐसा ही है, हाँ या ना? ये मिली एमीटर है, उसका रेंज 10 मिली एम्पियर दे रखा है, यानी ये मेरा टोटल आई हो गया 10 मिली एम्पियर का, हाँ या ना? है ना? यस मैम। ये आईजी करंट हो जाएगा इसमें 0.1 में जो करंट जा रहा होगा, ठीक है? तो देखो, इस ए वाली ब्रांच से सपोज आई करंट आया, ठीक है? यहाँ पर हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर आई। तो अगर करंट आई के लिए, जो भी करंट आई है उसके लिए ये मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका मतलब है यहाँ मिली एमीटर, जो भी ये एमीटर है, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे आईजी करंट जा रहा होगा, तभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिला है। देखो ध्यान से, टोटल करंट आई एंटर किया, लेकिन इस एमीटर में, इस एमीटर में जो डिफ्लेक्शन आई वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन किससे डिनोट करते हैं? आईजी से, ठीक है? यहाँ पर कौन सा करंट जा रहा होगा भाई? आईजी उधर चला गया, टोटल आई है, तो यहाँ जा रहा होगा आई माइनस आईजी। इतना ही करते हैं क्या? आईजी और यहाँ का रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है? 9 प्लस 0.9, करेक्ट? कितना हो गया? 9.9 ओम इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? अपॉन वाले का करंट आई माइनस आईजी और इसका रेजिस्टेंस कितना? 0.1 ओम, ठीक है? चलो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 9.9 आईजी इक्वल्स टू 0.1 आई माइनस कितना? 0.1 आईजी, करेक्ट? इधर ले आओ, 0.1 आईजी को कितना आईजी हो जाएगा इधर? 9.8 IC प्लस का आएगा, 10 हो जाएगा। 10 आईजी इक्वल्स टू 0.1 आई। ओके, क्या मुझे आईजी दिया हुआ है? मुझे क्या दिया हुआ है? क्या हमें आईजी दिया हुआ है? ये 10 मिली एम्पियर गिवन है। ये देखो, द मिली एमीटर फॉर रेंज 10 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 9 ओम। तो मतलब इसका जो करंट है जो इससे पास किया है वो 10 मिली एम्पियर करंट है और वही आईजी है।
तो ये कितना हुआ, IG की वैल्यू रखिए मिली एम्पियर, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू इक्वल्स टू I। कितना आ गया ये I की वैल्यू? I इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, यहाँ से I की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, ये सवाल समझ में आया ना? देखो कुछ कुछ प्योर गैल्वेनोमीटर नहीं था, बट इतना पता होना चाहिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब ही IG होता है। तो ये मीटर यानी एमीटर 9 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शो कर रहा है, यानी यही IG है और यही 10 मिली एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस इज इक्वल्स टू दैट ऑफ ए फोटोन। फोटोन का डी ब्रुगली वेवलेंथ कितना होता है भाई, HC बाय फोटोन के लिए देखो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी लिखो क्या होती है, HC बाय लैम्डा। लैम्डा फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ फोटोन इक्वल्स टू HC अपॉन, चलो E, क्योंकि रेशो तो इसने काइनेटिक एनर्जी का पूछा है ना, चलो फिर इसको EP में ही रहने दो। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आया फोटोन के लिए ये। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रुगली वेवलेंथ देखो, याद करो डी ब्रुगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रुगली वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन के लिए, हैवी मास पार्टिकल के लिए, सबके लिए डिफाइंड है, क्योंकि उसने बताया ही ये था कि मैटर वेव जो मैटर है उनके साथ भी वेव एसोसिएटेड है। तो डी ब्रुगली वेवलेंथ का मुझे फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा, लैम्डा H अपॉन P था डी ब्रुगली वेवलेंथ में, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P। P क्या था, मोमेंटम, P क्या था, मोमेंटम, वेरी गुड। तो इसको क्या लिखोगे, H अपॉन मास ऑफ जो भी पार्टिकल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन M इंटू V। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल पाओगे बेटा, मैम H अपॉन √2m KE वाला फॉर्मूला से हो जाएगा। हाँ देखो हम P को और क्या लिख सकते हैं, H अपॉन 2me भी लिखते हैं ना वैसे तो, यस 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो लिखते हैं। तो स्केयरिंग बोथ साइड करो जरा, स्केयरिंग बोथ साइड करूंगी तो लैम्डा स्केयर इक्वल्स टू H स्केयर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाओ, कितना आया, H स्केयर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। देखो जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, मैम मोमेंटम क्या आएगा नीचे, हाँ लैम्डा लैम्डा स्केयर। ठीक है, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये हो गई फोटोन की। डिवाइड कर लोगे, यस करो जरा डिवाइड डिवाइड। ये फोटोन है और ये किसका करना है, इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखना है, यानी H स्केयर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा स्केयर किसका लिखना है, अपॉन फोटोन। तो फोटोन का हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। एक H से तो H कट गया, ऊपर H बचेगा, H बचा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बचा हुआ है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है स्केयर इंटू C बचा हुआ है। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको आगे, H बचा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, C बचा हुआ है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कैसे लिखोगे, यहाँ लिखते हैं H अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये रहा, H अपॉन P मोमेंटम, तो क्या लिखोगे, H अपॉन H स्केयर आ जाएगा, फिर से लैम्डा का स्केयर है, मास इलेक्ट्रॉन का स्केयर और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का स्केयर। फिर एक H से H मर गया, एक मास से फिर एक मास चला गया, कितना आया, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2 इंटू E क्या है, मास ऑफ C था, ओके C स्पीड ऑफ लाइट, एक H और बच गया, एक और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, एक और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केयर बच गया इनटू स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व हो जाएगा क्या ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख देना, और क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना, और क्या लिख सकते हो, हमारे पास लैम्डा तो नहीं है,
प्रोटॉन का hc अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, हाँ lambda of proton, hc of energy of photon, hc by lambda h square। तो इसने क्या बोला है कि अच्छा ओके, देखो ये लाइन मिस कर दी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये वाली लाइन पढ़ो। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फोटोन, ये लाइन तो रहेगी, यानी प्रोटॉन का लैम्डा किसके बराबर था, फिर तो कट ही गया। Yes, ma'am. Can. हाँ फिर तो कट ही गया बेटा। देखो ये जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है यहाँ पे, जो फाइनल आया था, ये प्रोटॉन से फिर तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब तो सॉल्व हो जाएगा आई थिंक, बस लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखना है, hc बाय h अपॉन mv लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये पॉइंट मिस कर दिया हमने, ये लो। अब ठीक है, बोलो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो कट पिट करना पड़ेगा, वो तो तुम खुद भी देख सकते हो। बेसिक चीजें यही थी कि क्या क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वरना तो इसी पे अटक के रह जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ अब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h से h कट गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये 2 इंटू सी बच गया बस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 2 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 8 कट गया, ये कितना बना भाई, देख लो 1.5 अपॉन 6 बच जाएगा। क्या 1/4। जो यही आंसर है, जो 1/4, तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखनी थी। ठीक है, थर्ड बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोबेबिलिटी। मोबेबिलिटी का क्या होता है भाई फॉर्मूला, VD अपॉन E। वीडी भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी देखो केजी की टर्म्स में, तो साफ पता चल रहा है फोर्स की टर्म में आंसर आएगा। F क्या लिख सकते हो, F इक्वल्स टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, F अपॉन Q। ठीक है, चार्ज की खुद की कोई यूनिट नहीं है, सॉरी चार्ज को वैसे कुलाम्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एम्पियर के टर्म्स में आंसर है, दैट मीन्स करंट के टर्म्स में लिखा होगा। करेक्ट, क्या लिख सकते हो भाई अब इसको, मैम I इज इक्वल टू NEVD वाले फॉर्मूले से चेंज करके। नहीं फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स न्यूटन होता है ना, वैसे तो न्यूटन में नहीं है तो फोर्स अपॉन एरिया भी तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अपॉन एरिया कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू चार्ज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, F इक्वल्स टू क्यू ही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्यू ही। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है जी, फोर्स को हम केजी के टर्म्स, हाँ। अब Q को क्या लिख सकते हो, देखो I किसके बराबर होता है, I होता है Q बाई T के। ठीक है, तो Q को मैं लिख सकती हूँ IT, तो F एज इट इज अपॉन I इंटू टी। आई को एम्पियर लिख देना, टी को सेकंड लिख सकते हो। अब बात आई फोर्स को केजी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बताओ फोर्स को केजी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैम MLT -2 होता है ना, हाँ तो केजी मीटर पर सेकंड Force स्क्वायर। में ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी F इक्वल्स टू mg से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी MLT माइनस टू होता है ना, MLT -2। ठीक है, मास का केजी हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का कितना हो जाएगा, सेकंड माइनस। तो देखो फोर्स का लिख दिया मैंने केजी मीटर, S -2, आई का कितना हो गया एम्पियर, तो ए हो जाएगा, टाइम का फिर से सेकंड माइनस ओनली सेकंड हो गया।
अब म्यू का ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, तो देखो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखा है मीटर पर सेकंड, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर एम्पियर, है ना, अपॉन में, तो एम्पियर शायद ऊपर चला जाएगा, एम्पियर सेकंड। अब सॉल्व कर लो, मीटर से मीटर चला जाएगा, ठीक है, तो केजी इनवर्स आया, केजी इनवर्स, और मीटर तो आई थिंक मीटर की डिपेंडेंट नहीं है, केजी इनवर्स हो गया, एम्पियर एज इट इज हो गया, और ये 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, ऊपर जाके ये सेकंड का स्केयर हो जाएगा, यही बचा बस, जा Yes, ma'am. Option है. जा, है ना, यही बचेगा ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी आना चाहिए, चेक करो एक बार। Yes, ma'am. मैम ऑप्शन ए नहीं है केजी इनवर्स। हाँ तो बी भी तो केजी इनवर्स है ना, बट एम्पियर का इनवर्स नहीं होना हुआ ना हमारा, बी ऑप्शन होगा, देखो जरा कितना है, मैम एक, दोनों में इनवर्स तो दिया। अरे एम्पियर पे देखो ना, एम्पियर एम्पियर का इनवर्स नहीं है ना, यस मैम। आंसर क्या है, आंसर देखो क्या है, थर्ड का बी है ना, हाँ तो बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर, बहुत आसान था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का अब साफ साफ पता चल रहा है, केजी के टर्म्स में लाना है, तो बस F इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स का केजी में आ जाएगा, आई टी एम्पियर सेकेंड, थोड़ा सा तो देखो बेटा सोचना पड़ेगा, है ना, है तो आखिर थोड़ा दिमाग ही लगाना तो पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो नहीं होगा काम। फोर्थ बताओ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स इन प्योर फॉर्म इज पॉजिटिव। यस मैम। टेम्परेचर बढ़ने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेम्परेचर के बढ़, इन केस ऑफ मेटल्स टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, ए मेटल वायर ऑफ 2 mm in diameter carry a charge of this in 2 hours. If the metal contain this electrons, then the drift velocity of the electron in the wire is, तो शायद इसमें तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा लोगे? Yes, ma'am. मैम वो करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि सेकंड वाला सही है। Yes, ma'am. थर्ड है, थर्ड भी, अच्छा स्टेटमेंट थर्ड भी है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स लाइक प्योर जर्मेनियम डज नॉट ओबे ओम्स लॉ फॉर ऑल रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू है। ठीक है, ओम्स लॉ सिर्फ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के लिए होता है, सिर्फ ओम कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब बताओ क्या लिखा हुआ है, थर्ड ट्रू, गलत, ऑल Ma'am, आर, third तो true है. ट्रू तो है। सॉरी। अच्छा Ma'am, सॉरी, all true है ना? ओ गॉट इट। सेकंड जरा देखो, 1 and 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स, ओके तो ये भी गलत हो गया, तो बचा ए, हाँ सी भी देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट तो ट्रू है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही बचा, तो ए ही आंसर है ना, ठीक है जी। Yes, ma'am. तो इसीलिए देखो आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना, तो एक बार पूरी स्टेटमेंट देख लेनी चाहिए, मैंने देखा नहीं था, थर्ड स्टेटमेंट भी है, तो बिना सॉल्व करे आंसर आ गया, बाकी एक बार सॉल्व भी करके देख लेना भाई, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, एन एरिया से ये निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज दिया ही हुआ है तो आई के लिए क्या लिखोगे, क्यू बाई टी, तो 36 बाई पाई, टाइम निकाल लोगे 2 घंटे, चार्ज लिखना 360 पाई, टाइम 360 एज इट इज, ये 2 घंटे मत लिख देना, क्या लिखोगे 2 hours 60 minutes में, ठीक है, अब ये मिनट हुआ और 60 सेकेंड, तो इस तरीके से इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, गॉट इट। तो घंटे यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करते हैं, सेकेंड्स यूज करेंगे, बोलो इतना तो पता है ना सब बच्चों को कि नहीं पता? पता है मैम। यस मैम। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है 625, ये भी उठा के पटक देना, चलो पेपर तो आसान आया है। इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम ऑफ आइडियल गैस ए बी एंड सी डी आर द आइसोथर्मल, देखो आज ये वाला जो पढ़ेंगे ना, ये Repeated पीवी question डायग्राम, है। जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं उनको कार्नोट साइकिल जब पढ़ाऊंगी ना, तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट्स, ठीक है, मतलब मैम ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ये थ्योरी में कराते हैं, ये थ्योरी आती है इसकी, बाकी रिपीटेड भी ये बच्चे बता रहे हैं। तो देखो ए बी जो है कैसी प्रोसेस है, आइसो,
CD भी आइसो है। और अब देखो, अगर AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने क्या बताया है, PV शुड बी कांस्टेंट, है ना। तो PV कांस्टेंट है, तो PA और वॉल्यूम एट A किसके बराबर होने वाला है भाई, B पॉइंट का प्रेशर और B पॉइंट की वॉल्यूम, PB हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल का पूरा 4 प्रोसेस AB। ये AB प्रोसेस हो गई भाई बच्चों। धनंजय Yes, ma'am. आज ही कराया है। Yes. अब देखो B2C कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक, ठीक है। अगर BC एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक में PV क्या किसके कांस्टेंट होता है, PV गामा कांस्टेंट, याद है, PV गामा कांस्टेंट होगा एडिया Yes, में। ma'am. तो अब B का प्रेशर PB, B की वॉल्यूम VB, गामा इक्वल्स टू C पे जाओ, C पॉइंट का प्रेशर PC, C पॉइंट की वॉल्यूम VC, गामा कांस्टेंट। फिर आओ अब CD प्रोसेस पे। CD प्रोसेस कौन सी है, CD प्रोसेस है फिर से Isothermal. आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में फिर PV कांस्टेंट लगाओगे, क्या हुआ, C पे PC VC इक्वल्स टू PD VD, CD प्रोसेस हो गई। अब आ जाओ AD प्रोसेस पे। AD कौन सी प्रोसेस है, फिर से Adiabatic. एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए फिर क्या लिखेंगे, PD गामा इक्वल्स टू PA VA गामा। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. चारों इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन में देखो प्रेशर कट जाएंगे, ये PA है इस PA से कट गया, ये PD है इस PD से कट गया, ये PC इस PC से कट गया, ये PB इस PB से कट गया, सारे प्रेशर कट गए ना आपस में। यानी मैं लेफ्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी और सारी राइट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगी। लेफ्ट वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ वॉल्यूम बचेगा, VA VB गामा VC VD गामा, प्रेशर सारे कट गए। VB राइट हैंड साइड देखो, VB VC गामा VD VA गामा। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. अब AB इस गामा वाले एक तरफ कर लो, बिना गामा वाले एक तरफ कर लो, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। बोलो कुछ कुछ कट रहा है क्या, कुछ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, No, ma'am. नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें VB बाय VC निकालना है। एक काम करो, VB वाली टर्म एक साथ कर लो, VB गामा हो गया, फिर इधर और VB गामा और इधर लिख लो VD गामा। PB raised to the power gamma minus 1 हो जाएगा। अपॉन में VB आ गया, VD अपॉन में यहाँ VD ले आओ, ठीक है। इक्वल्स टू इधर क्या है, VC गामा और इधर है VA गामा, इधर ले आओ VA एज इट इज और ये VC आ जाएगा। चलो करो सॉल्व, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, VB गामा माइनस 1 और VD का गामा माइनस 1 इक्वल्स टू VC का गामा माइनस, सिमिलरली VA का गामा माइनस। अब गामा माइनस 1 कॉमन ले लो तो उड़ गया ना सबका गामा, Yes, ma'am. का गामा उड़ गया। अब क्या पूछा है इसने, VB बाय VC, तो VB बाय VC किसके बराबर आया भाई, VA बाय, ये लो, ये याद रखना है। मैम ये पावर है ना, पावर उड़ गई ना ठीक सबकी, है हम सबकी कॉमन पावर लेंगे। सेम आ गई, देखो सबकी पावर सेम आ गई, सेम आ गई तो पावर उड़ा दो। और ये हमें याद भी रखना है, ठीक है। यानी B और C का जो वॉल्यूम है वो A और D के बराबर होगा, ये हमें याद रखना है रिलेशन, BC अपॉन AD, ठीक है। Yes, ma'am. BC का ये कर्व है, B अपॉन C का वॉल्यूम जो है A अपॉन D के बराबर होगा। छठा बोलो, कर लोगे छठा, तो कराने की Yes, जरूरत ma'am. नहीं है, मैं करा करा के थक गई हूँ, मैं नहीं कराऊंगी। सेवंथ बोलो, वर्नियर्स कैलिपर्स। देखो ये मैंने कह के चेंज कराया तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे पेपर में मैं जब भी देखती थी यूनिट एंड डायमेंशन से मेरे को वो परसेंटेज वाला सवाल मिलता था, मैंने कह के चेंज करा दिया भाई अगली बार से। ये अब तुम देख रहे होंगे 2 बार से नहीं आ रहा है, ये 2-3 बार से चेंज है, तो मैंने पेपर चेंज भी कराया है कि भाई सेम सेम पैटर्न का पेपर आ रहा है, चेंज करो, बच्चे बराबर करके आ रहे हैं। ओके 6th 7th क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर है,
वर्नियर देखो फिर से लीस्ट काउंट, बेसिक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा वर्नियर कैलिपर में? स्क्रू गेज में क्या बताया था? स्क्रू गेज में मैंने बताया था क्या? पिच अपॉन वेरी गुड, नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना? डिविजन्स। वेरी गुड। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होएगा? वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो मैं ही भूल गई भाई। R into 1 minus M by N। रुको, रटते नहीं है ना, रटते ही चीजें खराब हैं। बाकी फॉर्मूला इसका बनेगा बेटा, देखो वर्नियर स्केल में भी दो स्केल होंगे, एक होता है मेरा मेन स्केल, जैसे स्क्रू गेज में भी एक मेन स्केल था, उसके मेन स्केल के साथ एक सर्कुलर स्केल था, दो स्केल थे। अब वर्नियर स्केल में भी दो स्केल होंगे बेटा जी, एक तो मेन स्केल होगा और वर्नियर स्केल में दूसरा स्केल क्या होता है, उसका नाम बोलो? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। वर्नियर नाम है, अगर वर्नियर नाम है तो उसका स्केल तो होगा ही, एक मेन स्केल होगा, दूसरा वर्नियर स्केल होगा। खासियत क्या होती है? खासियत होती है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वर्नियर स्केल के डिवीजन से ज्यादा होता है, ये खासियत होती है। 101% सभी में होगा, सभी में होगा, जितने भी वर्नियर स्केल हैं सब में ये खासियत है कि मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर स्केल की डिवीजन से ज्यादा होती है, ठीक है? तो लीस्ट काउंट का मतलब ही यही है कि एक मेन स्केल की डिवीजन में से माइनस करो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन। बात समझ में आ गई? एक मेन स्केल की डिवीजन में से वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को घटाओ, वही लीस्ट काउंट है। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल तो पढ़ा ही नहीं, सवाल कह रहा है देखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही हैं 18 मेन स्केल डिवीजन की साथ, वेयर 1 mm इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो मतलब ये बता रहा है कि मान लो मेरा ये मेन स्केल है, मेन स्केल में लिखा होगा 0, ये छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, फिर जाके ये 0 0 0 फिर ऐसे होता है। तो इसने क्या बताया है कि जो ये मेन स्केल की जो एक रीडिंग है ना, एक डिवीजन है, जो ये एक डिवीजन किसके बराबर है भाई? मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है? 1 mm के बराबर। बेटा मेरे तुम मैथ की क्लास में स्केल यूज करते हो? यस ध्यान से सुनो, मैथ की क्लास में जो स्केल यूज करते हो वो स्केल के ऊपर वो कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है वो स्केल? यस मैम। 1 Yes, मीटर का स्केल होता है। क्या उसके ऊपर छोटे छोटे रीडिंग्स लिखी वो बनी होती हैं ऐसे छोटे छोटे से, जो मैं बना रही हूँ ऐसे? इधर 0 होगा, इधर 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 लिखा होगा 1 2 3 4 और 5 वाला थोड़ा बड़ा होगा, 6 7 8 9 और ये होगा 10, करेक्ट? इस तरीके से वो कितने का होता है? 1 मीटर का होता है, कितने का होता है? मैम 15 सेंटीमीटर का होता है छोटा वाला तो। आयरन वाला भी तो आता है वो 1 मीटर का, एक आयरन मैम 1 मीटर का तब भी नहीं होता वो। कितने का होता है? कितने का होता है? मैम वो 30 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर होता है मैम। अब बताओ ये स्केल कितने का बनाना है, उसके हिसाब से डिवीजन रखनी है। मैं मान लेती हूँ इसको कितने का माने, 10 सेंटीमीटर का मान ले कि ये जो स्केल है 10 सेंटीमीटर का स्केल बना रही हूँ मैं, ठीक है? मैं इसको 10 सेंटीमीटर का स्केल बना रही हूँ। ये 0 से लेके मैंने यहाँ तक लिखा, 0 से लेके ये मेरा 5 आया, फिर ये 10 जो है यहाँ बनता है मेरा 1। ये 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 10 डिवीजन है यस भाई, 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है। फिर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, फिर वो बड़ा वाला, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 4 फिर 5, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाया। अब तुम मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, 1 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है, तो ये 0 से 1 का, 1 से 2 का जो ये बीच की जो डिस्टेंस है यही क्या है? यही डिवीजन है, इसी को ही डिवीजन कहते हैं। बात समझ में आई? यही डिवीजन है कि भाई 0 से 1 के बीच में कितनी डिस्टेंस है बताओ? 1 से 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितने mm की? 6 से 7 के बीच में कितनी है? इसी को 1 डिवीजन बोला जाता है। गॉट इट? अब बताओ जो मैंने ये स्केल बनाया है, अगर ये स्केल 10 सेंटीमीटर का है और 0 से 1 1 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना, 0 से 1 1 सेंटीमीटर ही तो होगा। अबे यार
सुनो, हेलो, यस मैम। यस मैम। है ना। तो ये स्केल कुछ इस, अब मैं इस स्केल को रफ करके थोड़ा सा सही स्केल बना दे रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई ये चीजें। देखो बनाती हूँ। इसमें क्या आग लग गई है। ठीक है, हो गया रफ। तो यानी ये स्केल बनाया, तो यहाँ लिखा होगा 0 1, ये थोड़ा 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और ये मान लो 10। ठीक है जी। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर का स्केल बन के रेडी है। इफ ये 10 सेंटीमीटर का स्केल है और मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, तो मुझे बताओ एक डिवीजन कितने का होगा। और वही लीस्ट काउंट है, मेरी बात समझे। वही क्या है, वही इस स्केल का क्या है, वही इस स्केल का लीस्ट काउंट है जो अभी मैंने ड्रॉ किया। 10 सेंटीमीटर के स्केल में मिनिमम डिस्टेंस कितनी, भाई ये 1 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। जीरो से लेके, सुनो मेरी बात, 0 से लेके 1 कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 यस मैम। 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन है मेरे बेटा, मैम 10। 10 डिवीजन। हाँ, तो अब तुम लिखोगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर की स्केल है इसमें तो 10 डिवीजन है। अब मुझे बताओ एक डिवीजन कितना हुआ, तो 1 डिवीजन के लिए तुम करोगे मैम 0.1 सेंटीमीटर। तो ये होती है 1 डिवीजन। समझ आई कि 1 डिवीजन का मतलब क्या है, क्या होता है 1 डिवीजन। ये होता है कि एक छोटी सी वैल्यू कितनी मेजर करी जा सकती है, मतलब एक डिवीजन कितना वैल्यू दे रहा है उसका। तो हमारे इसका एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर वैल्यू दे रहा है। गॉट इट। तो ऐसे ही जो मेन स्केल है, यानी मेन स्केल की एक डिवीजन कितने की है, 1 mm। सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन थोड़ी होगा हाँ, ना, हमने 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन होगा ना। अबे इस 10 सेंटीमीटर का स्केल है ना, 0 से तो 1 के मैम बीच 10 में बनाई नहीं थी छोटी सेंटीमीटर छोटी। मैम 10 सेंटीमीटर के स्केल में 10 डिवीजन है ना, आपने यहाँ पे अच्छा, लिखा है 1 कहाँ सेंटीमीटर है इक्वल 10 टू। डिवीजन, क्या कह रही हूं मैं अब इस 0 से 1 के बीच में बना के नहीं दिखाया था कि ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में ऐसी छोटी छोटी नहीं बनाई थी ऐसे। यस मैम। यस मैम। ये अब जाके ये 1 बनाया ना, 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। क्या कर रहे हो अब्दुल्ला, समझी। मैम को लगा आप 0 से 1 तक एक डिवीजन लेके चल रहे हो। नहीं, 0 से 1, मुझे तो बताओ कि फिर हम हो गए क्लियर। क्या क्लियर हो गया। 1 सेकंड में क्लियर हो जाता है, 1 सेकंड में ब्लास्ट कर देता है अब क्लास। हो गया 0 से 1 तक हमने 10 डिवीजन ले रखे हैं, अब क्लियर हो गया मेरे को। 0 से 1 तक 10 डिवीजन, मुझे ही नहीं क्लियर हुआ क्या कह दिया तुमने। 0 से 1 तक अब 10 आपने डिवीजन। नीचे लिखा है 0 से 1 तक 10 डिवीजन। हाँ, वो 10 है ना, 10 तक काउंटिंग लिखी है मैंने, 0 1 2 3 4 फिर आया 1। वो बीच में 10 डिवीजन है। भाई तुम छोटी सी कितना, तुम उस स्केल से छोटी मेजर्ड लाइन कितनी खींच सकते हो मुझे बताओ। 1 सेंटीमीटर तो खींच ही सकते हो भाई, 1 सेंटीमीटर तो सब खींच देंगे ये लोग, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट ऐसे खींचते हो ना, कभी कभी खींचा होगा तो, इतनी छोटी सी लाइन। तो ये सबसे छोटी लाइन कितने की है, यानी सबसे छोटा डिवीजन है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर का। गॉट इट। तो ऐसे ही ये होता है डिवीजन, कि एक डिवीजन कितना वैल्यू कैलकुलेट, एक डिवीजन कितना वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आगे बात समझ में। ओके, अब आगे सवाल में देखो क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या कह रहा है, हमारे पास 20 वर्नियर स्केल 18 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, बताओ इसका मतलब क्या है। मैम टोटल 20 है और 18 मेन स्केल के डिवीजन के साथ वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब उसके साथ मिल रहे हैं मैम, उसकी सुनो 20th डिवीजन उसकी 18th डिवीजन के साथ। सुनो, मैंने अभी लिखा था कि वर्नियर कैलिपर का ही मतलब है कि मेन स्केल डिवीजन बड़ी होगी। करेक्ट, मेन स्केल डिवीजन वर्नियर के बड़ी है, लिखी हुई है ये हाईलाइट में। यस मैम। ओके, तो इसका मतलब है कि 20 वर्नियर स्केल की डिवीजन 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। समझ गए।
यस अब ये वेरी कर सकती है, कई बार 10 VSD 9 VSD के बराबर हो जाती हैं, कई बार 10 VSD 8 MSD के बराबर हो जाती हैं। ये सवाल में गिवन होगा, तुम्हें यहाँ से 1 VSD निकालना है। 1 VSD किसके बराबर आया? 18/20 MSD। और MSD किसके बराबर है भाई? यहाँ लिखो 1 MSD माइनस 18/20 MSD। ठीक है जी, MSD कॉमन ले लूं मैं बाहर, MSD मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 1 माइनस 18/20 बचा। अब ये कितना बचेगा? 20 एलसीएम ले लो, ऊपर 2/20, 2/20 मल्टीप्लाई MSD। MSD किसके बराबर है? MSD किसके बराबर है? 0.1 के, mm के, सॉरी, अगर mm में चाहिए तो 1 mm लिखो। 2/20 मल्टीप्लाई 1 mm, तो 1/10 यानी 0.1 mm। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि मेन स्केल से छोटी रीडिंग कितनी नोट करी जा सकती है? मेन स्केल से छोटी रीडिंग 1 mm नोट करी जा सकती है, बल्कि वर्नियर स्केल की मदद से छोटी रीडिंग कितनी नोट कर सकते हो? 0.1 mm। बात समझ आ गई? ये है, ये जो डिवीजन होती है ना, यही लीस्ट काउंट है। डिवीजन का मतलब ही लीस्ट काउंट है कि एक डिवीजन में आप कितना डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वही लीस्ट काउंट है। उस स्केल का, जो मैंने स्केल बनाया था 10 सेंटीमीटर का, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? उसकी एक डिवीजन निकाल ली। बात समझ गए कि नहीं समझे मेरी? बताओ। यस मैम। वर्नियर स्केल का फॉर्मूला आए तो ये फॉर्मूला लगाना है लीस्ट काउंट का। MSD में से VSD घटाओ, MSD हमेशा बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखो और वहां से VSD फाइनल करो, VSD की वैल्यू पुट करो, MSD जो भी है उसकी वैल्यू लिख दो। जैसे यहाँ पे MSD 1 mm थी, तो MSD की वैल्यू लास्ट में 1 mm रख दी गई। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कितना बोलना पड़ता है भाई, मुंह दुख गया मेरा तो। 8th बोलो। Eighth, relative density of material of body is found by weighing its first in air and then in water। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही ये होता है कि उस कंपैरेटिव टू वाटर कितनी डेंसिटी है। ठीक है, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। द एयर में जो वेट मिलता है वो इतना आया है, और जो वाटर में आता है उसकी रीडिंग्स गिवन है। तो उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी पूछिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई? 0.05 अपॉन 5। ठीक है, और ये कितना बनेगा? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो वी जी। एक सेकेंड देखो, मेरे पास बनेगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तो बायोट फोर्स होता है, ये तो बायोट फोर्स होगा। चलो इसको एक बार लास्ट में देखेंगे, इतने और क्वेश्चंस करते हैं, इसको देखेंगे लास्ट में, इसका फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा। 9th बोलो। यंग्स मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा? मैम इनफाइनाइट। क्यों? मैम परफेक्टली डेल्टा एल इसमें जीरो नहीं जीरो होगा। रहेगा। सुनो, यंग्स मॉड्यूलस फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कि कितना लेंथ में चेंज आ जाएगा। अगर वो परफेक्टली बॉडी है तो परफेक्टली बॉडी डिफॉर्म नहीं होती, राइट? Yes, इजीली तो स्ट्रेस, उसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा? परफेक्टली Zero. बॉडी स्ट्रेन नहीं आएगा, उसमें स्ट्रेन ही 0 है, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, यानी यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? वेरी हाई। तो यानी परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10th क्वेश्चन हो गया होगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे F डेल्टा L बाय वॉल्यूम। मैम वहां से डेल्टा L हमारा 0 आएगा, डेल्टा L/L ही हाँ ठीक तो है। मैम फिर ऊपर हमारा 0 ही बन रहा है, तो मैम डिनोमिनेटर में तो कुछ भी हो 0 ही आना चाहिए ना।
नहीं नहीं, गामा को क्या लिखोगे आप, वाई इक्वल्स टू लिखोगे स्ट्रेस। मैम हम इसे स्ट्रेन, एफ डेल्टा एल बाय वॉल्यूम नहीं लिख सकते? रुको रुको, स्ट्रेन को क्या लिखोगे आप, स्ट्रेन को लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल, एल ऊपर चला गया, ठीक है। डेल्टा एल ही जीरो है, ऊपर जीरो नहीं है, अपॉन में जीरो है, डेल्टा एल। तुम एल अपॉन डेल्टा एल सोच रहे होंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल, ये, ठीक है। तो अब ऊपर चाहे कुछ भी हो, डेल्टा एल ही जीरो है, तो यही जीरो है, तो 1/0 ही इंफिनिटी होगा। गॉट इट। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th बताओ। ये देखो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ये क्वेश्चन कराए थे क्लास में। मैंने क्लास में बोला था कि मैं अर्थ के बीचों बीच एक टनल ओपन करती हूँ और उस टनल में मैं किसी को ऐसे ड्रॉप कर देती हूँ, तो वो इंसान उस टनल के बीच में क्या करता रहेगा, ऑसिलेट ही करता रहेगा, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और मैंने बोला था कि अगर इस तरीके के सवाल आए तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, याद है? एनर्जी कंजर्वेशन बोला था कि जब भी वेलोसिटी के क्वेश्चन दिखे ग्रेविटेशन में, तो क्या लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10th को पढ़ो, क्या कह रहा है। सपोज इफ ए टनल इज ए डग along the diameter of the earth। अब ये डायमीटर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब उस बॉडी का मास m है और हम उसको a पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, a पॉइंट से ऑलरेडी उसकी 2r दूरी है, यानी इस टनल से। m is the mass of earth, r is the radius, the velocity of the body during its fall when it crosses the point b at a distance r/2 below the earth center। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। the velocity of the body, the velocity of the body during its fall when it crosses the point B। ओ अच्छा, ये पूछ रहा है कि B पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी। बहुत इजी है, A से B एनर्जी कंजर्व कर दो भाई, राइट। तो टोटल एनर्जी एट A पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B पॉइंट। देखो बहुत आसान सवाल है। A पॉइंट पे एक तो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यही होगा, यस और नो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ए पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सवाल पढ़ो, इज रिलीज। जब भी रिलीज लिखा होता है या ड्रॉप लिखा होता है, मैंने बताया है कि रिलीज और ड्रॉप के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया है, मास इनटू पोटेंशियल भी लिख सकते हो, करेक्ट। यस मैम। तो m हो गया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R। तो यानी G, इस अर्थ का मास कैपिटल M अपॉन कितना डिस्टेंस है भाई, सेंटर लेते हैं डिस्टेंस, इतना तो मालूम होगा। ये 2r है और ये r/2 है, तो कितना हो जाएगा 2m, और ये हो जाएगा r, है ना भाई, सेंटर से लेंगे ना। तो 2r प्लस r कितना हुआ, 3r, करेक्ट। तो यहां लिखोगे Gm अपॉन 3r। क्लियर हुआ? इक्वल्स टू बी पॉइंट पे एनर्जी पूछ रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगी बी पॉइंट पे। अब बात आई कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बहुत आसान है। अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है, स्फीयर की तरह। मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे पोटेंशियल का, याद करो। एक फॉर्मूला लिखवाया था पोटेंशियल का 3/2 समथिंग करके, याद है पोटेंशियल का फॉर्मूला, Gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला था पोटेंशियल का। हेलो हेलो, Yes, यस yes. मैम। नैतिक कुछ समझ आ रहा है? नैतिक? यस मैम। आकाश तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनसाइड के लिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे, वहां पर G की जगह K हो जाता था, M की जगह Q हो जाता, वही एज इट इज फॉर्मूला है।
GM बाय 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी सेम बन जाएगी, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल r किसके बराबर है, सेंटर से दूरी देखो, बी पॉइंट कितनी दूरी पर है सेंटर से भाई, सेंटर से r/2 की दूरी पर है। तो बस कुछ नहीं करना, GM स्मॉल m 2r³ 3r², स्मॉल r की वैल्यू हो गई कितना, r²/4। हाँ जी, अब इसमें से जो जो कटता हो, स्मॉल m कट जाएगा, उड़ा दो उसको, और क्या हटेगा भाई, GM/3r इक्वल्स टू v²b/2 प्लस इधर से एलसीएम ले लो, कितना बनेगा, 11r²/4। GM/2r³, 4 एलसीएम आ जाएगा है, 12 में से एक गया तो 11 बचेगा क्या, 11r²। 11r² है, तो बहुत बुरा बच रहा है। तो GM/3r माइनस कर दो, माइनस का GM, माइनस का GM 11/8 अपॉन r, यही बचेगा, इक्वल्स टू v²/2, करेक्ट, यही आ रहा है। अब देख लो अब क्या बचेगा, GM/r कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/8 इक्वल्स टू v²/2, इधर चला जाएगा, 1/3 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 24, तो ये कितने पे गया, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 8 माइनस 3, करेक्ट, इक्वल्स टू v²। तो बेटा ये कितना आ जाएगा देखो, 8 में से 3 गए तो 5 होगा, 2 GM/r मल्टीप्लाई बाय 5/24, 2 से ये कट गया कितने पे, 12 पे, करेक्ट, इक्वल्स टू v²। तो इसका रूट चढ़ा दो, तो भाई v आया 5 GM/12r का रूट। कौन सा ठीक है इसमें से, पहला मैम, 5 बार आ जाएगा और 5 2 कैसे बार आ जाएगा भाई, स्क्वायर में है। मैम। हाँ मैम ये आ रहा है ना, √25/12 GM। 25 कहाँ से आ गया, मैम मेरा तो आ रहा है। 1 मिनट, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में भी तो था, तो वो तो हमने कट कर दिया ना, फिर 2 से 24 ऐसे, कहीं कुछ एरर कर दी क्या। मैम यहाँ से 11/8 है, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा GM/3 माइनस 11/8 GM। इसको करेंगे सॉल्व तो फिर 24 आएगा, डिवाइड में आएगा 25/24 आएगा, और अच्छा 2 एक से 24 12 कट जाएगा, 12 आ ऐसे जाएगा। सेम इसी तरीके से किया है क्या, मैम आपने Yes, ma'am. शायद 11 GM/8r में वहाँ पे 11 मिस कर। ये ले तो 11 ये खा मैम गए, 11 का है मैम, 11 यहाँ पे है, ग्रीन वाले में आपने मिस कर दिया अच्छा ये 11/8 आएगा है, शायद। यस मैम। तो ये 33 बनेगा, हाँ 33 में से 8 यस गए मैम। तो कितना, 33 में से 8 गए तो कितना बचा, 25, यस मैम। पक्का, 26 यस मैम। 30 31 32 33, हाँ 25, तो ये 25/12 बचा, राइट। यस मैम। तो 25 में से 5 बाहर चला गया, और 12 को क्या लिख सकते हो, 6 4 दूनी into 3। 6 दूनी 12, देख लेना, ठीक है, तो ये आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा, 5/2 √GM/3r, ठीक है, 11 खा गए थे भाई, 11 लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो सवाल समझ में आया कितना इजी था, देख लो। मैम हाँ मैम लेकिन इधर से तो मैम माइनस, इधर -33 है और 3 8 24 है, तो इधर 8 -33 तो -25 आ रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, वो इसका मतलब है कि हमने साइन गलत लिए, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखोगे ना, देखो मैंने प्लस लिया है, Yes, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगी बस, ठीक है। ओके मैम। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। एनर्जी लेवल दिए हुए हैं भाई ABC सर्टेन एटम के, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी ABC, यानी C वाला जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज्यादा है,
लैम्डा 1 2 3 आर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू C2b B2a और C2a, यानी ये है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो C सबसे बड़ा है बेटा, फिर B और फिर A बड़ा है। इसने बोला है कि अगर C से B ट्रांजिशन होता है तो लैम्डा 1 है, तो बेटा C से B का ट्रांजिशन ये हुआ लैम्डा 1, B से A का ट्रांजिशन दिया हुआ है लैम्डा 2, ठीक है जी। और C से A का ट्रांजिशन ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, लैम्डा 3। तो इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो लैम्डा 3 किसके बराबर आएगा, तो देखो अगर मुझे EC माइनस EA करना है ना, EC माइनस EA वही तो लैम्डा 3 होगा ना, HC बाय, यस मैम। तो यहाँ पर जो लैम्डा, अच्छा सुनो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ऐसे, मैम स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन में विजिबल है आपकी। मैम आ गई। देखिए, यस मैम। यस मैम। हाँ देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे C से A आना है तो इसका मतलब है भाई ये तो है कि A से C तक जाने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिएगी वो EC माइनस EA चाहिएगी, EC माइनस EA का एनर्जी चाहिएगा, डेल्टा E कितना चाहिएगा, EC माइनस EA, करेक्ट। और C से B आने के लिए कितना चाहिएगा, C से B आने के लिए EB माइनस EC। वो आ रहा है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो ये -13.6 होता है और ये होता है मेरे पास समथिंग 3.4 है ना, तो ये बनता है मेरे पास 10 पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इसमें से EA माइनस EB किया ना ऊपर जाने के लिए, तो EA माइनस EB करते हैं। तो वापस आएंगे तो EB माइनस EA करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा EC माइनस EB और ये हो जाएगा मेरा EC EB माइनस EA, ठीक है जी। अगर मैं इन एनर्जीज को ऐड करूं तो क्या दिख रहा है, EA से EA कट गया, EB से सब कुछ कट जाएगा ऐसा तो। वेट, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से जो एनर्जी ड्रॉप हुई मान लो E3, यहाँ से जो एनर्जी निकली वो E1 निकली और यहाँ से जो एनर्जी निकली वो निकली E2। E3 बराबर होगी HC अपॉन लैम्डा 3 के, करेक्ट। E1 जो बराबर होगी वो बराबर होगी HC अपॉन लैम्डा 1 के, E2 बराबर होगी HC अपॉन लैम्डा 2 के। अब इस E1 E2 और E3 में क्या रिलेशन आएगा भाई, E1 प्लस E2 एनर्जी तो बराबर ही होंगी, एनर्जी तो बराबर ही होंगी ना, बोलो। E3 की एनर्जी क्या E1 प्लस E2 के बराबर नहीं होगी, अगर एनर्जी की बात, भाई यस E3 की एनर्जी E1 प्लस E2 होगी, यस एनर्जी तो सेम ही है, एनर्जी का डिफरेंस। E3 किसके बराबर आया, HC बाय लैम्डा 3 के, E1 HC अपॉन लैम्डा 1 प्लस HC बाय लैम्डा 2, ठीक है। HC HC उड़ गया, 1 अपॉन लैम्डा 3 शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 का ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो लैम्डा 3 आया भाई, इनवर्सली कर देना तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना, ये ठीक है। तो देखो देखो सोचना तो मुझे भी पड़ा ना, मुझे भी रटे थोड़ी हुए हैं सवाल, सोचना तो पड़ेगा कि हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे आंसर लाना है। तो
कैसे करा भाई, सी से ए पर आने के लिए एनर्जी E3 चाहिए, इसमें E1 और इसमें E2। इतना तो पता है कि E3 का जो एनर्जी है वो E1 प्लस E2 के एनर्जी के बराबर ही होगा, करेक्ट। यस मैम। तो बस E3 को E1 प्लस E2 कर दो, फिर वेवलेंथ के टर्म्स में लिख दिया तो आ गया ना ऑप्शन नंबर बी। करके आए कि नहीं करके आए इसे सवाल को? करा था मैम। हाँ वेरी गुड। इसको भी छोड़ते हैं। ये मैम रेंज के फॉर्मूला से डायरेक्ट ही हो गया था। बन जाएगा क्या इजीली? बस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, हो गया ऑप्शन डी। चलो जो ठीक, का फॉर्मूला यूज किया साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना उसे। ठीक है देखते हैं, फिर भी लास्ट में देखेंगे, पहले 12th के कर लेते हैं। 13th बोलो। LR सर्किट है, कनेक्टेड टू एन voltage, it is observed that at instant voltage across the source। सर्किट सिलेबस में है क्या? मैम, LR सर्किट सिलेबस में है। क्यों नहीं है? है सिलेबस में, मैम कराया लास्ट टाइम आपने कहा था कि नहीं है। नहीं, मैंने तो नहीं बोला नहीं है सिलेबस में, LC सर्किट बोला था, LC बोला था भाई, LC ऑसिलेशंस। LR तो है, कराया भी है। यस इन सीरीज LR सर्किट कनेक्ट छोड़ दिया होगा तुमने, है ना? नो मैम, करा था। In a series LR circuit connected to an alternating voltage, it is observed that at an instant voltage across the source is maximum। मतलब कि किसी इंस्टेंट वोल्टेज पे is observed that instant voltage across the voltage maximum हो जाती है। voltage across the inductor is 3 volt and the voltage across the resistance is 4 volt। instant, एक मिनट है ना, circuit connected to an AB source, it is observed that at an instant voltage across the instant voltage across the source ठीक है। if the resistance is 2 ohm what should be the reactance? Z की वैल्यू पूछिए भाई कि रिएक्टेंस एक्सेल क्या होगा, एक्सेल निकालने के लिए बोला है इसने। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये इंस्टेंट वोल्टेज दी हुई है, अब यही कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं है कि ये इंस्टेंट at the instant voltage at the instant voltage across the ओके तो क्वेश्चन में ये बोला है, सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि जिस इंस्टेंट पे मेरे पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी टाइम पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट आती है जो भी है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट आती है। तो यानी ये इंस्टेंट वोल्टेज है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो 3 और 4 होंगी। क्या इससे मैं इनपुट वोल्टेज निकाल सकती हूँ? इनपुट वोल्टेज साफ साफ निकाल सकते हो ना। यहाँ पर VR लिखते थे अपन, इधर VL लिखते थे अपन, और यहाँ पर मेरा V इनपुट वो आता था V0 जो मैक्सिमम वोल्टेज होती थी इनपुट की। यहाँ पर मुझे VR कितना दिया हुआ है 4, VL कितना दिया हुआ है 3। बेटा इसका ये निकालो V0 कितना बनेगा? मैम 5। मैम 5 वोल्ट। हाँ V0 कितना आ गया? V0 आ गया 5, करेक्ट। V0 यस मैम। 5 आ गया, क्या मैं 5 निकाल सकती हूँ? 10 5, 10 5 कितना होगा बोलो इधर से? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई? 3, बेस कितना है? 4, और 10 5 किसके बराबर होता है? एक्सएल बाय आर के। क्या मुझे आर दिया हुआ है 3/4 इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2। एक बार देखते हैं सही आता है कि नहीं। 4 एक्सएल इक्वल्स टू 3 2 जा 6, गलत आया क्या? एक्सएल किसके बराबर आया? 3/2 के। आंसर क्या है इसका 13th का? 3/2, इट इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर।
3/2 ऑप्शन में ही नहीं है 3/2 तो। पहले जेड ने निकालेंगे मैम, जेड ने निकालेंगे पहले। जेड की क्या जरूरत है? देखो 10 फाई किसके बराबर है? इसने व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर का पूछा है ना। 10 फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 आया, और यही मेरा एक्सएल बाय आर होगा 3/x। 3 2 6 6 6/4 तो 3/2 ही आ रहा है, ये तो ठीक है। आंसर क्या है उसमें? आंसर बताना एक बार। 13th का क्या दे रखा है बेटा? ऑप्शन ए √3। व्हाट इज द रिएक्टेंस? रिएक्टेंस ही तो पूछा है इसने, हमने एक्सेल पूरा निकाल दिया। अब एक्सेल किसके एक्सेल इक्वल्स टू 3/2। मैम वैसे मेरा भी 3/2 ही आ रहा था कल। आंसर ए ऑप्शन कैसे आ सकते हैं? 3/2। हाँ, अगर 10/5 फिर तो हमारा कहीं 10/5 में गड़बड़ किया है। 4 3 है तो ये तो 5 ही मिलेगा ना। 3/4 इक्वल्स टू 10/5। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। VL V0 आ गया। ओहो, गॉट इट। ओके, देखो देखो, हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम। जब हम लोग वोल्टेज लिखते हैं तो VR V0 VL ऐसे लिखते हैं। फिर मैं एक बार हमने लिखा था कि भाई VR को हम लिख सकते हैं I0R, VL को हम लिख सकते हैं I0L, और ये मेरी यहाँ पे बनेगी इनपुट वोल्टेज, जिसे मैं लिख सकती हूँ I0 × L। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, ये आया है 5। 10/5 सही लिखा है हमने। 10/5 की वैल्यू मैंने लिखी है 3/4। करेक्ट, 10/3/4 है। ठीक तो किया है। और ये क्या किसके बराबर होना चाहिए? I0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। Z की टर्म्स में क्या होगा? Z होगा XL/R के बराबर। एक बार देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो आंसर ए दे रखा है। नेक्स्ट टाइम देखें इसको। इसको देखते हैं क्या बाद में? यस मैम। यस मैम। ओके, 14th बोलते बोलो इतने। 14th हो गया था। फोर्टींथ कर लिया था आप लोगों ने? नो मैम। क्यों? अच्छा, ये कोलिजन का क्वेश्चन है। इसमें बस एक्स, जब भी ऐसे ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन आए ना, ये आसान होते हैं। इनमें बस तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना होता है। देखो जैसे यहाँ बोला एक बार, जैसे दिया हुआ है कि ए बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड strikes an identical stationary ball such that after the collision the direction of the each ball making an angle 30 degree with the original line of motion। एंगल भी दिया हुआ है। जैसे एक बॉल आती है और एक आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल है, जैसे यहाँ पर कोई बॉल स्टेशनरी रखी हुई है,
और ये एक सेम बॉल आ रही है 9 मीटर पर सेकेंड से, इसको आके टकराई ये बॉल ए और ये बॉल बी, ठीक है। ये मान लो इनका ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन बीच से ले लेते हैं, सेंटर से। ठीक है जी, ऐसे टकराइए। और टकराने के बाद देखो क्या बोला है कि दोनों बॉल क्या हो गई, ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से दोनों बॉल कितना कितना डिग्री एंगल बना रही है भाई, 30 डिग्री। एक बॉल इधर चली जाएगी किसी वेलोसिटी v1 के साथ, दूसरी बॉल के इधर चलेगी किसी वेलोसिटी v2 के साथ, दोनों एंगल ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मोमेंटम कंजर्व कर दो, खत्म बात। किस डायरेक्शन में, इनिशियली मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, देखो इनिशियली मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, एक्स में है ना, तो एक्स में मोमेंटम कंजर्व करो। कंजर्व दोनों में रहेगा, वैसे याद रखना मोमेंटम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कंजर्व है, तो कंजर्व मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, खत्म सवाल। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। बेटा इनिशियली मोमेंटम सिर्फ किस वाली बॉल के पास था, ओनली A बॉल के पास। तो A बॉल का मास अगर m है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली। फाइनल क्या हो जाएगा भाई, दोनों बॉल आइडेंटिकल है तो दोनों का मास सेम है। v1 का देखो m v1 कौन सा कंपोनेंट है x डायरेक्शन में इसका, cos 30, तो m v1 का cos 30 डिग्री प्लस m2 तो कर क्या ही लेना, मास सेम है, m v2 cos 30 डिग्री। बोलो m से m कट जाएगा भाई, तो 9 किसके बराबर आया, 9 आया v1 cos 30 डिग्री प्लस v2 cos 30 डिग्री। बोलो इतना बात समझ में आई? यस मैम। एक सेकंड देख लेते हैं द स्पीड, क्या इन्होंने says that after the collision the direction of the ball make 30 degree with the original line of motion, the speed of the two balls after the collisions are। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। मोमेंटम y में देखो, लेकिन y वाली डायरेक्शन में देखोगे तो इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है, फाइनल मोमेंटम निकाल के 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम कैसे रखोगे, यहाँ पे v1 साइन 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू v2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो 0 के बराबर करोगे तो दोनों बॉल्स की स्पीड सेम हो जाएंगी बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, एक प्लस एक्सेस प्लस वाई में, एक माइनस वाई में जाएगी। तो ये वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। रुक जाओ अभी, v1 अपॉन v2, देखो साइन 30 से साइन 30 कट गया, तो वेलोसिटी क्या आई, v1 किसके बराबर आ गई, v2 के बराबर आ गई ना। हेलो यस मैम। मैम वहां से हम cos 30 कॉमन निकाल के v1 प्लस v2 को इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से निकाल लोगे दोनों बॉल्स की स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 इक्वल्स टू v2 आ गया ना y से। देखो y में मोमेंटम लगाया ना मैंने, तो y में इनिशियल मोमेंटम कितना है, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो साफ पता चल रहा है कि y डायरेक्शन में लिखोगे 3√3 आ जाएगी दोनों की। आगे। तो 9 इक्वल क्या करना है, v1 v2 के बराबर है, किसका निकालना चाहते हो, v1 को v2 लिख दो, v1 cos 30 कितना हो जाएगा, 2v1 cos 30, 2v1 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 ठीक है, तो v1 ये तो 9/√3 आया है अभी, मैम 3√3 हो जाए। ठीक है, तो दोनों बॉल्स की कितनी है, डी ऑप्शन 3√3। ठीक है, तो मोमेंटम, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस मोमेंटम कंजर्व करना होता है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में। क्लियर हुआ? यस मैम। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स में और दूसरी बार वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई में, तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस है। ठीक है जी, 15th बोलिए। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द डायरेक्शंस, करा चुकी हूँ शायद, रिपीटेड भी हुआ है ना, कराया हुआ है ना क्वेश्चन नॉर्मल फोर्स का, ये वाला क्वेश्चन शायद कराया है, पहले भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कैसे निकालोगे, दूसरे ब्लॉक वाला था क्वेश्चन, एक के ऊपर दूसरा था, कोई नहीं ना, नेट
नेट फोर्स ऊपर की तरफ 18 न्यूटन होगी ना, खत्म सवाल। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड इट्स डायरेक्शन विल बी। तो दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 2 का बना लो या 18 वाले का बना लो। सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकालेंगे हम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया है, एफ नेट अपॉन टोटल मास। यस और नो? फ्रिक्शन है ही नहीं, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन नहीं है तो आधा सवाल तो फ्रिक्शन की वजह से खत्म है, फ्रिक्शन नहीं है। नेट फोर्स कितना हो गया, 20 इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन इधर से लग रहा है, और mg साइन थीटा भी लगेगा नीचे इधर, 2 और 1 3 की वजह से 3g साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 3g साइन 30 डिग्री, 330 साइन 30 15 कितना होता है न्यूटन भाई, साइन 30 साइन 30 की 1/2। तो ये हो गया 15। देखो 2 kg इसका, 1 kg इसका, तो दोनों का 3g साइन थीटा नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स अब तुम्हें पता चल गया, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 15 और 2 17 न्यूटन। यस 3 70, न्यूटन लग रहा है ऊपर ऊपर। की तरफ 20, ऊपर की तरफ 20, नीचे की तरफ 17 अपॉन टोटल मास 3। 20 में से 17 गए, 3/3 कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाता, कोई सवाल में कुछ दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन ऊपर लगा देते, कितना 3 म्यू जी कॉस थीटा अगर होता तो, खत्म, फिर बैलेंस कर लेते। अब एक्सीलरेशन आ गया, अब तुम एफबीडी बना लो, किसका, 2 का बनाओ कि 1 का बनाओ, जिसका मर्जी बना लो। सपोज 2 kg का बनाना चाहते हो। अब 2 kg पे देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है बेटा, सिर्फ फोर्सेस देखनी है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ये मेरे पास 2 kg का ब्लॉक है, देखो 2 kg पे mg लग रही है। 20 लग रहा है ऊपर, 20 kg ऊपर लग रहा है, और नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, और क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। भाई माइक म्यूट करो। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, 2 की तरफ धक्का दे रहा होगा ऐसे, और इसकी एक्सेलरेशन आ गई है, नेट कहाँ की तरफ एक्सेलरेशन आई है बताओ, ऊपर या नीचे, देख के मैम दम। ऊपर। हाँ, क्योंकि नेट फोर्स 20 न्यूटन का बड़ा था ना, 20 न्यूटन का फोर्स बड़ा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ऐसे है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स। अब तुम्हें बस ये काम करना है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, दैट्स इट। अब ऊपर और नीचे के फोर्स, यानी ऊपर का फोर्स बड़ा है तो 20 में से क्या क्या घटाना है, mg साइन थीटा घटाना है, माइनस नॉर्मल घटाना है, इक्वल्स टू मास कितना है इसका 2, और एक्सीलरेशन की वैल्यू 1, 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, 20 माइनस mg साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, 20/2, 10 हो गया, तो 10 माइनस n इक्वल्स टू 2, ये घटा कितना, 10 माइनस n इक्वल्स टू 2, कितना आ जाएगा ये, देखो जरा कितना आएगा, 8 न्यूटन। 9। हाँ 8 आएगा ना, 9 अब्दुल्ला उल्टा ही चलता है। 8 न्यूटन, अप या डाउन, अप या डाउन, भाई नॉर्मल फोर्स तो बेटा डाउनवर्ड है ना, डायरेक्शन देखो, नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, लेकिन नॉर्मल फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड ही लगाया ना भाई, 1 kg 2 kg को नीचे की तरफ धक्का देगा, 2 kg एक वाले को ऊपर देगा। अगर 1 kg का बनाते तो 1 kg पे नॉर्मल फोर्स ऊपर होती। ठीक है, मैम 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 आया है। ये 10 है भाई, 20 में से 10 गया तो 9 बचेगा, ये 10 मैम है, वो 11 की तरह लग रहा था। तो 20 में से 10 घटाओ ना, फिर अगले स्टेप को देखो क्या लिखा है, ओके। 6th हो जाएगा कि नहीं हुआ था, थोड़ा लेंदी है पर अच्छा क्वेश्चन है। 16th भाई कितना बड़ा पेपर आया है ये तो बहुत लेंथी पेपर है भाई, कैसे कराया है। मैम सॉरी अगले क्वेश्चन। मैम जो 15 वाले में फोर्स लग रही है मैम, वो तो मैम आंसर में तो अपवर्ड दी हुई थी। किसमें, मैम 8 न्यूटन अप द इंक्लाइन। बिटवीन द ब्लॉक्स है ना, तो 2 kg पे तो ऊपर ही लगेगी भाई, 2 kg वाले ब्लॉक पे तो। हाँ जी मैम, फिर अप द इंक्लाइन नहीं आएगा।
एक मिनट रुको, आंसर में ए दिया हुआ है क्या? यस मैम। 10 न्यूटन लगा है, अब द इंक्लाइन हो जाएगा तो फिर आंसर ही नहीं बनेगा भाई। ऊपर की तरफ लगा देंगे तो 20 में प्लस हो जाएगा ना फिर नॉर्मल। ये n की वैल्यू -8 आई है कि +8 आया है? 2 की वैल्यू जाएगी -10, 2 -10 हो जाएगा, नॉर्मल प्लस का आया है ना, प्लस की वैल्यू तो प्लस, तो फिर अप ही दिखा रहा है, माइनस आता तो डाउन हो जाता। फिफ्टींथ का देखिए, 15th का ए दे रखा है। हाँ ए, अच्छा 15th का 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना, वो फोर्स भी तो ज्यादा है। नहीं, 20 न्यूटन की फोर्स तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, यस मैम। पर डाउन नॉर्मल तो डाउनवर्ड ही लग रहा है ना, 2 kg पे डाउनवर्ड लगेगा ऐसे। बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड इट्स डायरेक्शन, ये तो इस पे ऐसे लगेगा नॉर्मल, ऐसे इस पे। देखो पहली बात तो नॉर्मल बिटवीन है ना, तो कभी भी इसकी डायरेक्शन हर ब्लॉक पे तो अलग आएगी, पहली बात तो। देखो ये क्वेश्चन ही अजीब है, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मैम नेट फोर्स के बिल्कुल अपोजिट नहीं आएगी ये? सुनो, नहीं ऐसा होगा ना, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल निकालो, तो इस ब्लॉक पे तो नॉर्मल फोर्स ऊपर हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे हो जाएगा ना। डाउनवर्ड। यस तो मैम। भाई ये डिपेंड करता है कि आप किसके बारे, कौन से ब्लॉक के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। नॉर्मल हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉक की बात करें, जैसे 1 kg की बात करो तो 1 kg पे ये 8 न्यूटन की फोर्स ऊपर हो जाएगी, कोई नेट फोर्स थोड़ी है 8 न्यूटन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। बात से समझ आ रही है? 8 जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दिस इज नॉट अ नेट फोर्स जिसकी डायरेक्शन होगी, ये एक ऐसा फोर्स है जो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट बॉडीज में लगती है इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो 1 kg पर ऊपर होगी, 2 kg पे नीचे है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इट्स, इसकी डायरेक्शन ये डिपेंड करेगा कि किस ब्लॉक के लिए पूछा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है, आगे बढ़ते हैं। मैम नीचे mg का कंपोनेंट नहीं होगा, ऊपर मैम नॉर्मल का कंपोनेंट होगा। मैम जो वो 2 है वो डाउनवर्ड mg नहीं, लगाएगा ना। फिर वो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कह रहे हो ना, वो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कह रहे हो, ऐसे जो आप ये बोल रहे हो कि मैम ये ब्लॉक है, यहाँ पर जो है ये mg का कंपोनेंट ऐसे आएगा, 1 mg cos थीटा ऐसे, और ये बोल रहे हो आप नॉर्मल है ना, ऐसे ये mg sin थीटा। वो नॉर्मल जो है वो ग्राउंड का है ना, ये जो नॉर्मल लग रहा है इस ब्लॉक पे, ये ग्राउंड की वजह से लग रहा है ना। यस मैम। अब यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक रख दूं ऐसे आपस में, तो ये वाला बी ब्लॉक इस ए को तो ऐसे ही धक्का देगा ना नीचे की तरफ, और ये वाला इसको ऊपर की तरफ देगा धक्का, तो ये इन दोनों के बीच का नॉर्मल है जो कि ऊपर या नीचे ऐसे लगेगा, लेफ्ट राइट में। पता नहीं इन्होंने क्या पूछा है, बिटवीन द ब्लॉक्स है ना। यस। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है, क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े हैं। बाकी बताओ फिर इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाना है भाई, ये वाले क्लास का टाइम हो गया। नीचे वाले क्वेश्चंस तो आसान लिख रहे हैं। मैम आज हमारी केमिस्ट्री क्लास नहीं है? नहीं होगी, पता नहीं है क्या। 7:30 चलो फिर ठीक है भाई, पेपर ही इतना लेंथी था, मैं सो भी नहीं करा पाई। इसमें से एक काम एक्स्ट्रा क्लास ले लेना आप दिन में। दिन में है एक्स्ट्रा क्लास, बट वो दूसरे बच्चों की है ना। तो एक काम करते हैं कि इनमें से अब तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए हैं वो तुम एक बार मेरे से पूछ लेना, वी विल डिस्कस देम। ओके चलो देन, बाय एवरीवन। बाय। बाय मैम। तुम्हें एक्स्ट्रा समझाने में भी समय लग जाता है ना, जैसे इस वजह से अगर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊं तो समय नहीं लगे इतना। मैम जो कल एक्स्ट्रा वाली क्लास में है उसमें क्या कवर होना है? एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ दिक्कत आ रही है या जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो उनको तो जो पढ़ा चुके हैं वही दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
कुछ नया नहीं है, जो जिन बच्चों को जो पढ़ाया है उसमें दिक्कत है उनके लिए सपोर्ट क्लासेस। ओके। बाय एवरीवन। मैम हम उस क्लास में अपने आप से ज्वाइन नहीं हो सकते? किस क्लास में? मैम वो जो सपोर्ट क्लास है। अपने आप से ही ज्वाइन होते हैं उसमें। मैं लिंक मैम शेयर मतलब जिन्हें ग्रुप